Hello everyone, my name is Manish and today we are going to start second lecture of End of Bipolarity Part A Politics. So Contemporary without World in any further delay, Politics. let's open the first topic. यूएसएसआर यूएसएसआर है क्या? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब देखो, जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था उसके यूनियन को हम क्या बोलते थे? यूएसएसआर बोलते थे। रशियन रेवोल्यूशन अकर्ड इन 1917। अब आपका जो रशियन रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था 1917 में। द पीपल वर अगेंस्ट टू कैपिटलिस्ट एंड वर इन फेवर टू अडॉप्ट सोशलिज्म। अब जो लोग थे वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे एंड सोशलिज्म को अडॉप्ट करने के फेवर में थे। अब देखो, ये दो आइडियोलॉजीज थी, एक तो थी कैपिटलिस्ट सिस्टम, दूसरा था सोशलिज्म। अब कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो इकोनॉमी थी वो फ्री होती थी, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, यानी इसमें प्राइवेट ओनरशिप होती थी। इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और जो भी प्रॉफिट होता था वो ओनर का होता था। अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का बिल्कुल अपोजिट था। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता था और जो मार्केट इकोनॉमी थी वो फ्री नहीं होती थी। ठीक है, और इसमें क्या होता था? पब्लिक ओनरशिप होता था। ठीक है, इट इज कॉल्ड सोवियत सिस्टम और इसी को क्या बोला गया? सोवियत सिस्टम बोला गया। फिर कहता है यूएसएसआर फॉर्मली एस्टेब्लिश इन 1922। अब देखो, यूएसएसआर को फॉर्मली 1922 में एस्टेब्लिश किया गया और जो लीडर था वो था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। इट हैज 15 सब नेशनल सोवियट्स एंड वन पार्टी रूल। अब देखो, इसके 15 सब नेशनल यूनिट्स का ग्रुप था ये और एक पार्टी का रूल था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और राइट साइड में ये जो बंदा दिखाई दे रहा है ये व्लादिमीर लेनिन है, कम्युनिस्ट पार्टी का उसमें क्या था? ये लीडर था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सोवियत सिस्टम। अब देखो, सोवियत इकोनॉमी एक्सपीरियंस अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब जो सोवियत इकोनॉमी ने क्या किया, काफी कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क को एक्सपीरियंस किया हुआ था। इट हैज वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज। अब इसके पास भाई वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज भी थे, लाइक ऑयल था, आयरन एंड स्टील। गुड ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी थे जो कि रिमोटेस्ट एरिया को क्या करते थे? कनेक्ट करते थे। ठीक है, रिमोटेस्ट एरिया क्या हो गए आपके? वो दूर के क्षेत्र। फिर कहता है सोवियत यूनियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एवरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम पिन टू कार। अब देखो, जो सोवियत यूनियन के जो इंडस्ट्रीज थी वो डोमेस्टिक लेवल पर क्या करते थे? पिन से लेकर कार तक सारी चीजों को ये क्या करते थे? प्रोड्यूस करते थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वालिटी माइट नॉट मैच विद दैट ऑफ द वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब देखो, जो यूएसएसआर की अगर हम क्वालिटी की बात करें, उसकी टेक्नोलॉजी की बात करें और इसको कंपेयर करें वेस्ट की टेक्नोलॉजी से और उसके प्रोडक्ट से, तो मैच नहीं करती थी। ठीक है, क्योंकि वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी थी यानी यूएसए की जो टेक्नोलॉजी थी, उसके जो प्रोडक्ट थे वो क्या थे? बहुत ही हाई क्वालिटी के थे और एडवांस थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोवियत यूनियन प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ। अब देखो, जो सोवियत यूनियन है वो क्या प्रोवाइड करता था भाई? बेसिक नेसेसिटीज, जिसमें हेल्थ इंक्लूड है, आपकी एजुकेशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया एंड अदर वेलफेयर स्कीम एट वेरी लेस कॉस्ट। और बहुत दूसरी भाई वेलफेयर स्कीम भी बहुत ही कम कॉस्ट पर वो क्या करते थे? प्रोवाइड करते थे। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन सोवियत यूनियन। यहाँ तक कि इसके पास क्या नहीं था भाई? सोवियत के यूनियन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भी नहीं थी उस समय पर। फिर लास्ट पॉइंट कहता है हमारा लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेस्ट वर ओन्ड बाय द स्टेट ओनली। यानी कि जो लैंड होगी, प्रोडक्टिव एसेस्ट जो प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर जो ओन था, जो मालिकाना हक था, वो स्टेट का ही था यानी गवर्नमेंट का ही था। ठीक है, फिर कहता है डिसएडवांटेज की बात करता है कि इट बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। ठीक है, इसके भाई कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे कि ये क्या बन चुका था? ब्यूरोक्रेटिक हो चुका था, अथॉरिटेरियन भी था, यानी वहां का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके ऊपर जो मोनोपोली हो गई थी वो ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन सिस्टम की हो गई थी। अब जिससे क्या हुआ, जो लाइफ थी सिटीजन की वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई, लैक ऑफ डेमोक्रेसी की कमी हो गई। ठीक है, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उसकी भी वहां पर क्या हो गई? एब्सेंस हो गई। फिर लास्ट पॉइंट कहता है मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म्स की। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन थे सोवियत स्टेट के जिनको रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी। ठीक है, सुधार की आवश्यकता थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वन पार्टी सिस्टम ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, वहां पर एक पार्टी का सिस्टम था। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम था कम्युनिस्ट पार्टी का। अब जो सोवियत यूनियन थी उस पार्टी ने क्या किया? जो वहाँ ओवरऑल उनकी जो इकोनॉमी थी उसको कंट्रोल कर लिया, वो भी टाइट। ठीक है, वहां के जितने भी इंस्टीट्यूशन थे एंड वॉज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। और वो लोगों के प्रति भाई क्या नहीं थे? जिम्मेदार भी नहीं थे, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं थे। ठीक है,
Russia was only one of the 15 republics then together constituted the USSR. In reality, Russia dominated everything and people from the other region felt neglected and often suppressed. अब देखो जो 15 सब यूनिट्स थे, 15 रिपब्लिक्स थे जिनको इकट्ठा रशिया ने ही क्या किया हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था, और जो यूएसएसआर इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग। अब देखो जो 15 ग्रुप्स था उनको जो डोमिनेट करता था वो रशिया ही था, ठीक है। रशिया का हर चीज के ऊपर क्या था, डोमिनेशन था। पीपल फ्रॉम अदर रीजन, दूसरे रीजन के जो लोग थे उनको क्या किया जाता था, नेग्लेक्ट किया जाता था, उन्हें लगता भी हमें भाई इग्नोर किया जा रहा है, एंड ऑफन सुप्रेस, हमें अक्सर क्या किया जाता था, दबाया भी जाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यूज इन आर्म, बहुत सारे रिसोर्सेज आर्म्स के अंदर यूज किए गए, ठीक है। सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट पावर, सोवियत यूनियन ने भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी पीछे छोड़ दिया, जो ट्रांसपोर्ट हो गई, पावर हो गई, ठीक है, जिससे क्या हुआ, इसकी इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ा। फिर कहता है कि नॉन फुलफिलिंग द नीड ऑफ द सिटीजन, जो लोगों की जो नीड्स थी वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, अब जो वेजेस थे वो कंटिन्यू रहे, ठीक है, ग्रो होने के लिए। प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट, ठीक है, कि यानी बिहाइंड से अगर कंपेयर करें तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी, टेक्नोलॉजी थी, वो भी लगातार क्या हो रही थी, पीछे हो रही थी वेस्ट से। दिस लेड टू द शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स, इससे हुआ क्या भाई, जितने भी कंज्यूमर गुड्स थे उनकी क्या होने लगी, शॉर्टेज होने लगी। अब शॉर्टेज होने लगी तो उनको फूड फूड को क्या करना पड़ा, इंपोर्ट्स करवाना पड़ा अदर कंट्रीज से, जिससे हर साल वो जो इंपोर्ट का जो इंक्रीज था, फूड की जो इंपोर्ट्स थी उसमें क्या होने लगी, बढ़ोतरी होने लगी, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट कहता है कि सोवियत इकोनॉमी वाज डिक्लाइन इन द लेट 1970s, और जो सोवियत इकोनॉमी थी वो गिरनी स्टार्ट हो गई थी आपकी लेट 1970s के बाद से ही। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, कि वे जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, उसका पतन कैसे हुआ। तो कहता है कि इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। देखो सोवियत पॉलिटिकल और उसकी इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे क्या थे, खामियां थी, ठीक है, अंदरूनी खामियां थी, वीकनेसेस थी इंटरनल। बैड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, अब जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बहुत बैड था, ठीक है। और दूसरी चीज इन्होंने क्या की भाई, यूएसए से रेस की, एक तो स्पेस रेस की। फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक एनिमल इन स्पेस लाइका एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन वुमेन इन स्पेस वैलेंटाइन टेरेशकोवा, कि भाई उसने जैसे यूएसए ने सैटेलाइट लॉन्च की तो इसने भी क्या की भाई, उसके साथ रेस की, और इसने भी अपनी फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम था स्पुतनिक, उसके अंदर एक एनिमल को भेजा स्पेस के अंदर जिसका नाम था लाइका। एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन, ठीक है, अब एक एस्ट्रोनॉट था उसका नाम था यूरी गैगरिन, और वुमेन भी थी और जिसमें नाम था उसका वैलेंटाइन टेरेस कोवा। फिर उसने आर्म रेस भी की यूएसए से। यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड बिलियन स्पेंड ऑन ह्यूज आर्मी। अब उसने क्या किया, इसके जितने भी रिसोर्सेज बचे हुए थे उसने न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल में लगा दिया ताकि वो क्या बना सके, मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी बना सके, ठीक है, जिसको क्या बोलते थे वो रेड आर्मी बोलते थे। एंड बिलियन स्पेंड ऑन ह्यूज आर्मी, और उसने ह्यूज आर्मी बनाने के लिए बिलियन स्पेंड कर दिए, जिससे भी इसकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। कोल्ड वॉर 1945 एंड 91, देखो जो ये टाइम पीरियड था कोल्ड वॉर का 1945 एंड 91 के बीच में था। टू इंक्रीज कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस, यानी कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए सपोर्ट टू क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, चाइना एंड मैनी अदर कम्युनिस्ट नेशन पार्टीज, यानी इसने अपनी कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उनको सपोर्ट किया, ठीक है। they provided material and technology spent on these nation cost a lot of money। अब इसने क्या किया, भी मटेरियल भी प्रोवाइड किया, टेक्नोलॉजी स्पेंड, टेक्नोलॉजी पर भी स्पेंड किया, ठीक है, इन नेशंस पर, कॉस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ मनी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या लगा, इसका पैसा लगा। अफगान वॉर 1979 एंड 89, अब देखो जो अफगान की वॉर हुई, अफगान के ऊपर भी इसने अटैक किया 1917 एंड 89 के बीच में वॉर चली। इसमें यूएसएसआर के 15,000 सोल्जर्स मारे गए एंड 50,000 से ज्यादा घायल हो गए, और इसने क्या किया, वहां के जो विटल रिसोर्सेज थे वो इस तरीके से इसके खत्म होने लगे। फिर कहता है डेक्लाइन इन इकोनॉमी, अब ये शुरुआत हो चुकी थी इसकी इकोनॉमी की गिरने की। टाइट स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड एब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी वाज ड्रेनिंग द यूएसएसआर इकोनॉमी स्ट्रेंथ, कि इसने भी जो स्टेट का जो कंट्रोल था वो टाइट कर दिया था इकोनॉमी को लेकर, एंड एब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी को लेकर, जिससे यूएसएसआर की जो इकोनॉमी स्ट्रेंथ थी वो क्या होनी स्टार्ट हो गई थी, निकलनी स्टार्ट हो गई थी, बहनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। सोवियत यूनियन स्पेंड देयर मोर मनी एंड रिसोर्सेज ऑन द वेस्टर्न यूरोप, अब देखो सोवियत यूनियन ने क्या किया,
पैसे स्पेंड किए और अधिक पैसा और रिसोर्सेज वेस्टर्न यूरोप के ऊपर, सो दैट दे कैन गेट कंट्रोल ऑन इट, ताकि वो वेस्टर्न यूरोप के ऊपर अपना कंट्रोल बना सके, ठीक है। फिर कहता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन हैड रूल फॉर ओवर 70 ईयर्स, की जो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी क्या किया भाई, जो 70 साल तक रूल किया, बट इट वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, लेकिन वो लोगों के प्रति जिम्मेदारी नहीं था, ठीक है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू द पीपल अबाउट द डेवलपमेंट, लोगों को क्या दी गई भी, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई डेवलपमेंट के बारे में। कम्युनिस्ट पार्टी वॉज मोर करप्टेड एंड इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट द मिस्टेक इट हैड मेड, अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो और अधिक करप्टेड हो चुकी थी और उसमें योग्यता भी नहीं थी कि भी सिस्टम में जो भी गलतियां हो रही है उनको वो सुधार सके, जो भी वो कुछ ऐसी चीजें बना सके भाई इन सिस्टम को करेक्ट कर सके वो, ठीक है। द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स gained special rights than ordinary citizens, people did not identify with the system, अब देखो पार्टी के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको क्या मिल रहे थे, स्पेशल राइट्स मिल रहे थे बजाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स को। अब पीपल क्या नहीं कर सके, वो इस सिस्टम के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सके भाई वो, ठीक है। फिर आता है हमारा इवेंट्स। मिखेल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985, अब देखो मिखेल गार्बो जो गोर्बाचेव था वो जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का इन 1985 में। टू मेक सोशलिज्म मोर एफिशिएंट एंड ब्रिंग इकोनॉमी ऑफ द स्टैग्नेशन ही लॉन्च टू पॉलिसीज, अब उसने क्या बनाई भाई, सोशलिज्म को और अधिक एफिशिएंट बनाया एंड ब्रिंग इकोनॉमी आउट ऑफ द स्टैग्नेशन, भाई उसकी जो ये इकोनॉमी थी, उसको जो रुकी हुई इकोनॉमी थी उससे उसको बाहर निकालना था, तो बाहर निकालने के लिए उसने दो पॉलिसीज लॉन्च की, एक लॉन्च की ग्लास नोट, दूसरी पेरेस्ट्रोइका। अब देखो ग्लास नोट क्या कौन सी पॉलिसी थी, ओपननेस की पॉलिसी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, मीडिया एंड ईजिंग ऑफ मीडिया सेंसरशिप हो गई भाई, इसमें क्या कर सके वो मीडिया की जो सेंसरशिप है उसको इजी करना चाहता था। एंड अर्लियर रिकॉर्ड्स डिस्क्वालिफाइड, जो पहले के जो रिकॉर्ड्स थे उनको डिक्लासिफाइड किया उसने। एंड प्राइवेटाइजेशन सिस्टम स्टार्टेड की, जो प्राइवेटाइजेशन सिस्टम था उसको भी इसने दोबारा से स्टार्ट किया। फिर आती है हमारी सेकंड पॉलिसी पेरेस्ट्रोइका, अब इसमें क्या था अभी, वो रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्मेशन, यानी दोबारा से जो स्ट्रक्चर था उसको रिस्ट्रक्ट करना चाहता था, रिफॉर्मेशन करना चाहता था। विश टू ज्वाइन वार्सा पैक्ट और लीव, और उसने ऐसे भी स्टेटमेंट दी भाई जो वार्सा पैक्ट को ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है, जो लीव करना चाहे वो लीव कर सकता है। विश टू फॉर्म कंट्रीज ऑन फॉरेन पॉलिसी, और उसने ऐसी भी विश की कि भाई वो कंट्रीज को फॉर्म कर सकता है ऑन फॉरेन पॉलिसी, उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकता है। विश टू ज्वाइन यूएसएसआर सिस्टम और गेट इंडिपेंडेंस, और इसके ये कहने की देर थी कि यूएसएसआर को जो ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है और जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। ऐसे ही कहते ही अब जितने भी आपके जो 15 सब यूनिट्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर आता है हमारा बर्लिन वॉल, इट इज द सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड, अब देखो जो बर्लिन वॉल था वो जर्मनी के अंदर एक वॉल बना दी गई थी बर्लिन के अंदर, और ये किस चीज का सिंबलाइज था, डिवीजन था कैपिटलिस्ट सिस्टम का और कम्युनिस्ट वर्ल्ड का। कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट है ना वो दोनों एक ही है आपका, ठीक है। और इसको बिल्ड किया गया था 1961 में, और ये 150 किलोमीटर लॉन्ग थी और ये 28 साल तक के लिए खड़ी रही। ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989, और मतलब लोगों ने 9 नवंबर 1989 को इसको तोड़ दिया। Throughout 1990s and 1991, one by one, all the 15 sub national Soviet became independent. अब कहता है 1990 and 1991 के बाद एक एक करके जितने भी 15 सब नेशनल सोवियत का जो ग्रुप था वो इंडिपेंडेंट हो गए। मींस ऑल द कम्युनिस्ट पार्टी डिफीटेड इलेक्शन, की जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इलेक्शन में हार गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अगस्त कूप, अब देखो अगस्त कूप 19 अगस्त 91 को हुआ। अ ग्रुप ऑफ द सीनियर पार्टी लीडर्स अटेम्प्टेड ए कूप बाय प्लेसिंग गोरबाचेव अंडर हाउस अरेस्ट एंड डिमांडिंग द रिस्टोरेशन ऑफ द यूएसएसआर। अब देखो ये जो कूप है, कूप मींस हो गया तख्ता पलट। अब ये तख्ता पलट किन्होंने किया कि पार्टी के जो कुछ सीनियर लीडर्स थे उन्होंने इस कूप को अटेम्प्ट किया, ठीक है। और उन्होंने जो गोरबाचेव था जो कि जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया और किस चीज की डिमांड करने लगे कि भाई यूएसएसआर को दोबारा से रिस्टोर करेंगे हम, कि जितने भी 15 ग्रुप्स हैं जो इंडिपेंडेंट हो गए उनको दोबारा से हम एक करेंगे। फेल्ड एज द पीपल इन द सिटीज रोज अगेंस्ट इट, द मेजोरिटी ऑफ रेड आर्मी रिफ्यूज टू सपोर्ट द कूप लीडर्स, लेकिन वो इस चीज में फेल हो गए क्योंकि शहरों के अंदर जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो इनके अगेंस्ट हो गए, और जो मेजोरिटी ऑफ रेड आर्मी थी उन्होंने भी इनको मतलब सपोर्ट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बोरिस
येल्सिन। अब देखो लीडर ऑफ द मॉस्को यूनिट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, कि मॉस्को के अंदर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की यूनिट थे उसका लीडर था ये। एडवोकेटेड फॉर इंडिपेंडेंस रशिया, लीडर ऑफ पब्लिक इन कूप, और इसको एडवोकेटेड किया गया भी कि फॉर द इंडिपेंडेंस रशिया, लीडर ऑफ द पब्लिक इन द कूप, और जो पब्लिक में जो ये कूप हुआ उसका ये लीडर भी था। बिकेम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन जुलाई 1991, और ये क्या बना, पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना रशिया का जुलाई 1991 में। आफ्टर द फेल्ड कूप, अब देखो जब ये कूप फेल हो गया आपका, उसके बाद क्या हुआ कि 8 दिसंबर 1991 में जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यूक्रेन एंड बेलारस साइन द बेलावेजा अकॉर्ड, इन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया जिसका नाम था बेलावेजा। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज ने, रशिया ने किया, यूक्रेन ने किया, बेलारस ने किया। विच डिसॉल्व द यूएसएसआर एंड एस्टेब्लिश द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। अब इन्होंने क्या किया, अभी यूएसएसआर को भंग कर दिया और क्या एस्टेब्लिश किया उन्होंने, कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी इंडिपेंडेंट स्टेट की जो वेल्थ होगी वो क्या होगी, कॉमन होगी। ठीक है, CIS इन इट्स प्लेस। फिर क्या था, गोरबाचेव रिजाइन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर ऑन 25 दिसंबर, गोरबाचेव ने क्या कर दिया भाई, अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। ठीक है, ऑन 25 दिसंबर 1991 में। सुप्रीम सोवियत डिसॉल्व द यूनियन ऑन 26 दिसंबर, अब जो सुप्रीम सोवियत थी वो भी भंग हो गई थी। ठीक है, उसने यूनियन को भंग कर दिया ऑन 26 दिसंबर को। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन। अब देखो जब आपका सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, ठीक है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। देखो वर्ल्ड में दो सुपर पावर थी, एक था यूएसए एंड यूएसएसआर। अब जो यूएसएसआर था वो डेक्लाइन हो चुका था, तो फिर बचा कौन, आपका यूएसए, यानी यूएसए अब यूनिपोलर बन चुका था, वर्ल्ड आपका यूनिपोलर यानी सिंगल सुपरमेसी बन चुकी थी। उसके फिर रिजल्ट क्या निकले, द कलेप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन, एंड ऑफ द कोल्ड वार, जो कोल्ड वार चल रहा था यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में वो खत्म हो गया था। एंड ऑफ द आर्म रेस, जो आर्म रेस चल रही थी उसका भी खात्मा हो चुका था। आइडियोलॉजी वार थी वो भी खत्म हो चुकी थी, और यूएसए क्या बन चुका था, सुपर पावर बन चुका था। इंस्टीट्यूशन लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिकेम द पावरफुल एडवाइजर्स। अब देखो इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो क्या बन चुके थे, पावरफुल एडवाइजर्स बन चुके थे। इमरजेंसी ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज, भाई बहुत सारी इमरजेंसी सॉरी जो बहुत सारी न्यू कंट्रीज थी उनका क्या हुआ भाई, इमरजेंस हुआ। Some of them, especially the Baltic and the East European state, wanted to join European Union and become the part of the NATO. अब उनमें से कुछ स्पेशल जैसे बाल्टिक है एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट है, वो ज्वाइन करना चाहते थे यूरोपियन यूनियन को और पार्ट बनना चाहते थे नाटो का। अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द शॉक थेरेपी, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने शॉक थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट था उसको अडॉप्ट किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम। अब देखो शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी एक पेनफुल प्रोसेस था जिसमें अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम को किसमें कन्वर्ट किया गया, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है, और ये प्रोसेस काफी पेनफुल था। दिस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप। ठीक है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर प्रभाव डाला गया वर्ल्ड बैंक के थ्रू, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू, सेंट्रल एशिया के थ्रू एंड ईस्ट यूरोप के थ्रू। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय द प्राइवेट फार्मिंग, कि जो कलेक्टिव फार्म्स थे उसको रिप्लेस कर दिया गया प्राइवेट फार्मिंग से, और एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म को क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। Now we will talk about the consequences of the shock therapy. देखो रशिया, the large state control industrial complex, lost about 90% of its industries through sale to private individual and companies. अब देखो रशिया के लार्ज स्टेट थे उनको कंट्रोल किया जाता था, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कंट्रोल करती थी, और इसकी जो 90% था इसका क्या हो चुका था, नुकसान हो चुका था, ये इनका मतलब ये हार चुके थे 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज, इसकी जो इंडस्ट्री थी वो खत्म हो चुकी थी। थ्रू सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज, और किस किस वजह से भाई, इन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल की सेल की वजह से और जो इनकी कंपनीज थी उसकी वजह से। इट क्रिएटेड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री, और ये मतलब हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक गैरेज सेल थी। हैंस इंडस्ट्री वर ओवर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस। अब देखो ये जो इंडस्ट्रीज थी ये अंडर वैल्यूड थी और इनको कबाड़ी के भाव पर बेचा गया।
इट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड ऑल सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर। अब देखो जो ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का उसको भी सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। द वैल्यू ऑफ द रूबल द रशियन करेंसी डेक्लाइन ड्रामेटिकली ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रियल जीडीपी ऑफ रशिया आल्सो डेक्लाइन फ्रॉम 1989 टू 1999। अब देखो जो रूबल थी वो रशिया की करेंसी थी वो भी ड्रामेटिकली वैसे क्या हुई डेक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से। अब जो रियल जीडीपी थी रशिया की वो भी गिरनी स्टार्ट हो गई थी 1989 से लेकर 1990 तक। जैसे रशिया की जो जीडीपी थी वो आपकी गिरी। The withdrawal of the government subsidies pushed large section of society into poverty and it emerged mafia to start controlling many economic activities। अब देखो जो विड्रॉ गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज जो लोगों को प्रोवाइड की थी वो भी उन्होंने क्या कर ली विड्रॉ कर ली जिससे जो लार्ज सेक्शन था रशिया का वो किसके अंदर आपका कन्वर्ट हो गया था मतलब वो गरीब हो गए थे ठीक है मतलब पॉवर्टी लाइन के अंडर आ गए थे। एंड इट एमर्ज माफिया टू स्टार्ट कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इससे बहुत सारे माफिया भी आपके एमर्ज हुए जिन्होंने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनको कंट्रोल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। A privatization led to new disparities which divided Russia between rich and poor people, creating economic इनइक्वालिटीज। अब देखो प्राइवेटाइजेशन ने भी न्यू डिस्पैरिटीज लॉन्च की ठीक है जिससे क्या हुआ उन्होंने रशिया को दो चीजों में डिवाइड कर दिया पुअर पीपल एंड रिच पीपल और इससे क्या हुई इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्रिएट हो गई। हैंस शॉक थेरेपी ब्रॉट रूइन टू इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। और इस तरीके से अगर हम इसको कंक्लूड करें तो शॉक थेरेपी क्या लेकर आया एक मतलब बर्बादी लेकर आया इकोनॉमीज के लिए एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल उन लोगों के लिए जो उस पूरे रीजन के अंदर थे ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। कहता है कि यूएस हेगेमनी स्टार्टेड फ्रॉम 1945 व्हेन यूएसए ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। देखो जो यूएस हेगेमनी थी वो 1945 में स्टार्ट हो चुकी थी आपकी। यूएसए ने दो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जापान के ऊपर एक हिरोशिमा के ऊपर किया था दूसरा नागासाकी के ऊपर किया था। फिर कहता है इन अगस्त 1990 इराक अनेक्स्ड कुवैत। अब देखो अगस्त 1919 में इराक ने क्या किया कुवैत को छीन लिया उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इराक ट्राइड टू कन्विंस बट ही डिड नॉट क्विट हिज अग्रेशन। देखो इराक को यूएसए द्वारा कन्विंस करने की कोशिश की गई लेकिन उसने ये जो अग्रेशन था ये जो अकड़ थी वो छोड़ी नहीं। फिर यूएनओ गेव परमिशन टू इन्वेड ऑन इराक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। फिर यूएनओ ने परमिशन दे दी यूएसए को कि वो 34 कंट्रीज के साथ मिलकर इराक के ऊपर क्या कर दे भाई अटैक कर दे इस कोल्ड वॉर के समय में। अब उस समय जो यूएस का प्रेसिडेंट था जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश था और वो एज ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एमर्ज हो रहा था ठीक है। और उसने क्या किया 34 कंट्रीज के साथ मिलकर अराउंड उसकी जो आर्मी थी वो 6,60,000 ट्रूप्स थी ठीक है और उसने इराक के ऊपर अटैक कर दिया। और इसी अटैक को किस नाम से जाना गया फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से जाना गया। फिर आपका आता है यूएन ऑपरेशन नेम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब यूएन ने भी एक ऑपरेशन किया और उसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ठीक है। ये दोनों भाई फर्स्ट गल्फ वॉर एंड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसको नोट डाउन कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 75% ऑफ द कोलिशन फोर्सेस वर फ्रॉम यूएस आर्मी कि जो 75% जो कोलिशन था फोर्सेस का यानी 6,60,000 ट्रूप्स थे उसमें 75% यूएस की आर्मी थी। द इराक प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैड प्रोमिस मदर ऑफ ऑल द बैटल। अब देखो इराक का जो प्रेसिडेंट था सद्दाम हुसैन उसने प्रोमिस भी किया था और उसने कसम भी खाई थी मदर ऑफ ऑल बैटल्स की। यूएस यूज्ड हाई टेक्नोलॉजी स्मार्ट बॉम्ब सो इट इज कॉल्ड कंप्यूटर वॉर। अब देखो इसको कंप्यूटर वॉर किस लिए बोला गया क्योंकि यूएसए ने जो हाई टेक्नोलॉजी स्मार्ट बॉम्ब की वो इस वॉर के अंदर यूज की थी। फिर कहता है लाइव टेलीकास्ट इज आल्सो मेड सो इट इज कॉल्ड वीडियो गेम वॉर। अब भी इसको वीडियो गेम वॉर भी बोला गया क्योंकि इसका इस वॉर का क्या किया गया था लाइव टेलीकास्ट किया गया था ठीक है। फिर कहता है इराकी फोर्सेस वर क्विकली डिफीटेड एंड विड्रॉ फ्रॉम कुवैत की जो इराकी फोर्सेस थी उन्होंने जल्दी से क्या कर लिया भाई क्विकली मतलब इराकी फोर्सेस हार गई थी ठीक है एंड विड्रॉ फ्रॉम कुवैत और उसने कुवैत से भी क्या कर लिया था अपन विड्रॉ कर लिया था ठीक है वापस आ गए थे वो वहां से। द यूएस में एक्चुअली हैव मेड अ प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। अब देखो यूएस को एक्चुअल में क्या हुआ इस वॉर से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। यूएसए रिसीव्ड मोर मनी फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी जापान एंड सऊदी अरेबिया। इन कंट्रीज से उसको बहुत सारा पैसा भी मिला।
Now we will talk about the 9/11 and the global war on terror. देखो on 11 September 2001, 19 hijackers took control of 4 American commercial aircraft shortly after takeoff and flew them into the important buildings in the USA. देखो 11 सितंबर 2001 को उन 19 हाईजैकर्स थे, उन्होंने 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट को क्या किया, हाईजैक किया, ठीक है, टेक ऑफ होने से पहले, और फिर उनको उड़ाकर कहाँ ले गए, जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी यूएसए की उस तरफ ले गए। अब जो पहला जो एयरलाइनर क्रैश किया गया वो नॉर्थ टावर के ऊपर किया गया, और जो नॉर्थ में जो टावर था वो था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क के अंदर था, ठीक है। और जो दूसरा एयरलाइनर क्रैश किया गया था वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में साउथ की तरफ से किया गया था, ठीक है। फिर जो थर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था वो पेंटागन की बिल्डिंग में हुआ था, जो कि यूएस की डिफेंस डिपार्टमेंट था इन वर्जीनिया के अंदर। और जो चौथा एयरप्लेन था वो प्रीज्यूमेबली बाउंड फॉर द कैपिटल बिल्डिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस, यानी यूएस कांग्रेस की कैपिटल बिल्डिंग थी, केम डाउन इन अ फील्ड इन पेनसिल्वेनिया, यानी पेनसिल्वेनिया के जो फील्ड थे वहां जाकर वो क्रैश हुआ, यानी वो चूक गए यूएसए की जो कैपिटल बिल्डिंग थी उसको एम करने में। फिर कहता है इट इज कॉल्ड 9/11 मीन्स 9 मीन्स यहाँ पर मंथ है एंड 11 मीन्स यहाँ पर क्या है, डेट है। द अटैक्स किल्ड नियरली 3000 पर्सन। अब देखो इस अटैक में आसपास 3000 लोग मारे गए, ठीक है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी। अब देखो जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश था वो रिपब्लिकन पार्टी से था, प्रेसिडेंट था, अनलाइक क्लिंटन, लेकिन वो क्लिंटन की तरह नहीं था। बुश हैड अ मच हार्डर व्यू अगेंस्ट अल कायदा एंड तालिबान रिजिम इन अफगानिस्तान। और जो बुक्स के जो व्यूज थे वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, हार्ड थे, अलकायदा के अगेंस्ट और तालिबान रिजिम जो कि अफगानिस्तान के अंदर थी, ठीक है। यूएस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन बीइंग अरेस्टेड, ट्रांसपोर्टेड, डिटेन एंड देम इन सीक्रेट प्रिजन्स इन ग्वांटानामो बे इन क्यूबा। अब देखो यूएस फोर्सेस ने क्या किए, ऑल ओवर द वर्ल्ड बिना गवर्नमेंट के नॉलेज से लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट किया और उनको ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले जाया जाता था क्यूबा के अंदर, और वहां पर एक सीक्रेट प्रिजन थी उनकी ग्वांटानामो बे, और वहां पर उनको डिटेन किया जाता था, अरेस्ट किया जाता था, ठीक है। और मोस्टली क्या थे, आपके मुस्लिम्स थे जिन्होंने इसमें क्या, इस पूरे प्रोसेस में सफर किया। फिर कहता है आपका इराक इन्वेजन की बात करता है, कहता है ऑन 19 मार्च 2003 यूएस लॉन्च अ वॉर अगेंस्ट इराक अंडर द कोड नेम ऑफ ऑपरेशन इराक फ्रीडम। देखो 19 मार्च 2003 को यूएस ने एक लॉन्च की, एक वॉर, किसके अगेंस्ट, इराक के अगेंस्ट, और उसका कोड नेम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। फिर कहता है इट इज ज्वाइंड बाय द 40 अदर कंट्रीज अंडर द लीडरशिप ऑफ द यूएस ऑन द ग्राउंड टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम द डेवलपिंग वेपन ऑफ मास डायरेक्शन। अब देखो तो 14 कंट्रीज ने इस वॉर को ज्वाइन किया यूएस की लीडरशिप में, और इसके जो ग्राउंड्स थे वॉर के वो ये थे कि भाई इराक को प्रिवेंट करना कि भाई वो जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसको डेवलप ना करे, सिंस नो एविडेंस ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाज देयर, जबकि उसके पास कोई सबूत भी नहीं मिला था, ठीक है। और यूएस जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था उसने यूएसए को मना भी किया था, भाई तू अटैक मत कर। फिर कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इन्वेजन वाज टू कंट्रोल इराकी ऑयल फील्ड एंड इंस्टॉलिंग अ रिजिम फ्रेंडली टू द यूएस। अब देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस इन्वेजन का वो ये था कि इराक के जो ऑयल फील्ड है उसको क्या करना, कंट्रोल करना, एंड इंस्टॉलिंग ए रिजीम फ्रेंडली टू द यूएस, कि भाई एक फ्रेंडली रिजीम यानी शासन वहां पर इंस्टॉल करना यूएस के साथ। फिर कहता है यूएस हैव नॉट बीन एबल टू पैसिफाई इराक, लेकिन जो यूएस था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया इराक को मनाने में, शांत करने में। अ फुल फ्लैज इंजर्सी अगेंस्ट यूएस वॉज इग्नाइटेड इन इराक, कि मतलब भाई वो चिंगारी थी वो यूएस के अगेंस्ट, इराक के अगेंस्ट वो भड़क चुकी थी, ठीक है। और फिर जो वॉर थी मतलब वहां पर छिड़ चुकी थी। वाइल द यूएस हैज लॉस्ट ओवर 3000 मिलिट्री इन द वॉर, वाइल इराकी कैजुअलिटीज आर वेरी मच हायर एंड ऑल्सो 50,000 इराकी सिविलियंस हैव बीन किल्ड। वाइल जब कहता है कि जो यूएस उसके 3000 जो मिलिट्री थे, जो आर्मी मैन थे वो वॉर के अंदर मारे गए, जबकि जो इराकी कैजुअलिटीज थी वो बहुत ज्यादा थी, अराउंड 50,000 इराकी सिविलियंस भी इसके अंदर मारे गए। आर्मी वाले तो मारे गए और यहाँ तक कि जो इराकी सिविलियंस थे वो भी इसके अंदर भाई मारे गए। Now we will talk about the democratic politics and the democratization CIS and the 21st century Arab Spring। अब देखो इसमें हम बात करेंगे अरब स्प्रिंग के अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की और उसके जो डेमोक्रेटाइजेशन की थी 21st सेंचुरी में। कहता है कि 21st सेंचुरी विटनेस एमरजेंस ऑफ द न्यू डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसीज एंड द डेमोक्रेटाइजेशन इन द वेस्ट एशियन कंट्रीज। कि 21st सेंचुरी विटनेस है, गवाह है, एमरजेंस ऑफ न्यू डेवलपमेंट
फॉर डेमोक्रेसीज के लिए एंड डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, वो भी वेस्ट एशियन कंट्रीज में। फिर कहता है वन सच इवेंट इज करेक्टराइज एज द अरब स्प्रिंग। अब उनमें से कुछ एक ऐसे इवेंट भी है जिनको करेक्टराइज किया गया अरब स्प्रिंग, जो कि आप जिसकी शुरुआत हुई थी 2009 में, और इसका लोकेशन थी तुनिशिया के अंदर, ठीक है। द अरब स्प्रिंग took its roots where the struggle against corruption, unemployment and poverty was started by the public, which turned into a political movement because the people considered the existing problem as outcome of the autocratic डिक्टेटरशिप। अब देखो ये जो अरब स्क्रिप्ट थी, इसकी जो रूट्स थे वो किस चीज को लेकर थे, स्ट्रगल थी ये किसके अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट, एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, पॉवर्टी के अगेंस्ट, ठीक है। और ये लोगों ने स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि जो लोग थे वो समझ रहे थे कि ये जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है इसका जो भी आउटकम होगा वो ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप होगा, ठीक है। फिर कहता था डिमांड फॉर डेमोक्रेसी दैट स्टार्टेड इन तुनिशिया स्प्रेड थ्रू आउट द मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज इन वेस्ट एशिया। अब जो डिमांड थी डेमोक्रेसी की, ये मतलब तुनिशिया में स्प्रेड होनी स्टार्ट हो गई, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज थी उनके थ्रू ये वेस्ट एशिया में स्प्रेड हुई। फिर होंसी मुबारक, ये जो लेफ्ट साइड में ये बंदा दिखाई दे रहा है, ये होंसी है, हु हैड बीन इन पावर इन इजिप्ट सिंस 1979, ठीक है। ये 1979 से इजिप्ट में पावर के अंदर था। ऑल्सो कोलैप्स, ये कोलैप्स भी हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ द मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, जिसका रिजल्ट क्या निकला, मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट निकला। इन एडिशन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अरब स्प्रिंग कुड ऑल्सो बी सीन इन यमीन, Bahrain, Libya and Syria, where similar protests by the people led to the democratic awakening throughout the region, ठीक है। अब देखो ये जो इन्फ्लुएंस था अरब स्प्रिंग का, इसको हम देख सकते हैं यमन में भी, बहरीन में, लीबिया में, सीरिया में, और सिमिलरली ये जो प्रोटेस्ट था ये लोगों ने ही लीड किया था, ठीक है, डेमोक्रेटिक को, मतलब जो लोकतांत्रिक को जगाने के लिए, उसका पुनर्जागरण करने के लिए थ्रू आउट द रीजन, अपने अपने क्षेत्रों के थ्रू। Now we will talk about the what does the hegemony means। अब कहता है the word hegemony implies the dominance of one state, यानी एक स्टेट का क्या दबदबा होना, means world power in the form of military dominance, economic power, political power and cultural superiority की बात कर रहा है, ठीक है। कि इसमें जो पावर है वो किस फॉर्म में है, वो मिलिट्री डोमिनेंस होती है, उसकी इकोनॉमिक पावर हो गई, पॉलिटिकल पावर हो गई, कल्चरल सुपीरियोरिटी है। अगर ऐसे ही हम एक डोमिनेटेड कंट्री की बात करें तो हम यूएसए की बात कर सकते हैं, जो कि जिसमें उसका मिलिट्री में भी डोमिनेंस है, इकोनॉमिक पावर में भी डोमिनेंस है, पॉलिटिकल पावर में भी डोमिनेंस है, और कल्चरल में भी वो उसका डोमिनेंस है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हेगेमनी एज द सॉफ्ट पावर, द डोमिनेट वर्ल्ड इवन इन रेफरेंस ऑफ द कल्चरल डायमेंशन बाय मूवीज, टीवी, सीरियल्स। अगर हम डोमिनेंस की बात करें आज के वर्ल्ड में तो इसका रेफरेंस कल्चरल डायमेंशन में ज्यादा है, जैसे मूवीज हो गई, टीवी हो गए, सीरियल्स हो गए। जैसे भाई आपका नेटफ्लिक्स है, ठीक है, ये क्या है, यूएसए का है, तो आप देख सकते हो कि वर्ल्ड में भी कल्चरल में भी इसका क्या है, डोमिनेंस है। लाइफ स्टाइल ऑफ द यूएस इज बीइंग अडॉप्टेड बाय मेनी कंट्रीज लाइक ईटिंग स्टफ, लिविंग वेज, ठीक है। अब जो लाइफ स्टाइल है यूएस का वो भी आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे ईटिंग स्टफ हो गया, लिविंग वे हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। इंग्लिश लैंग्वेज इज इंक्रीजिंग बाय ग्रेटर स्पीड, ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी बढ़ रही है। एवरीवन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द यूएस कल्चर, और हर कोई क्या कर रहा है, अट्रैक्ट भी हो रहा है यूएस कल्चर की तरफ। ब्लू जींस डेवलप्ड बाय यूएस एंड इज वियरिंग इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, की तो ब्लू जींस है वो यूएस ने डेवलप की है, और एवरी कंट्री क्या कर रही है वर्ल्ड के अंदर इसको पहन रही है। ड्यू टू इट इंडियाज कल्चर इज डिक्रीजिंग विद मच स्पीड। अब कह रहे हैं इसके कारण इंडिया का जो कल्चर है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बहुत ही ज्यादा स्पीड से। फिर कंस्टेंट ऑन अमेरिकन पावर की बात करेंगे। पीपल ऑफ द यूएसए थिंक दैट ड्यू टू द यूएस गवर्नमेंट पॉलिसी द टेररिस्ट अटैक इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब देखो लोगों को ऐसा मानना है कि यूएस की पीपल ऑफ द यूएसए थिंक दैट कि ड्यू टू द यूएस गवर्नमेंट, भाई जो यूएसए के जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि यूएस गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से जो टेररिस्ट अटैक है वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। सो दे वांट टू चेंज इन द पॉलिसीज, इसीलिए वो इसमें क्या करना चाहते हैं, इन पॉलिसीज में चेंज करना चाहते हैं। द यूएस मेन पावर इज नाटो। अब यूएस की जो मेन पावर है वो नाटो है, बट इन फ्यूचर नाटो कैन डिस्ट्रॉय सो यूएस हेगेमनी कैन डाउन, कि फ्यूचर में नाटो को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिससे यूएस की हेगेमनी क्या हो सकती है, नीचे गिर सकती है। अ सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ सुपर पावर अमंग द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम सिस्टम ऑफ डिवीजन पावर की बात करें यूएसए की तो तीन ब्रांचेस है गवर्नमेंट की।
प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी कंट्रोल वन अनदर, ये एक दूसरे को कंट्रोल करती है। सो मैनी हर्डल आर जनरेटेड अमंग देम, अब बहुत सारे हर्डल हैं जो इनके बीच में क्या किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं। टेररिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक फॉर द यूएस, अब जो टेररिज्म है वो भी क्या है, एक ड्रॉबैक है यूएसए के लिए। दे फोर्ट मैनी वॉर्स बट डिड नॉट एलिमिनेट टेररिज्म कंप्लीटली, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी लेकिन जो टेररिज्म है उसको पूरी तरीके से क्या नहीं कर पाए, वो एलिमिनेट नहीं कर पाए, खत्म नहीं कर पाए। नाउ हाउ कैन हेगमनी बी ओवरकम, की जो हेगमनी हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कहता है सो वी कैन कंक्लूड दैट टू ओवरकम द हेगमनी देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजी डेवलप बाय द एनालिस्ट। देखो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर हैं, उन्होंने एनालिसिस की है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाई है कि ये जो हेगमनी है इसको हम कैसे कर सके, ओवरकम कर सके, यानी काबू में कर सके। फिर कहता है एज द बैंड वैगन स्ट्रेटेजी रिवील टू द एक्सट्रैक्ट बेनिफिट बाय ऑपरेटिंग विद इन हेगमेनिक सिस्टम। अब देखो एक स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है बैंड वैगन, और ये चीजें रिवील करती है कि एक्सट्रैक्ट यानी अलगाव से अलगाव का ही बेनिफिट है बाय ऑपरेटिंग विद इन द हेगमेनिक सिस्टम, और वो भी कैसे, एक ऑपरेटिंग जिसके अंदर हेगमनी सिस्टम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। फिर क्या आता है टू हाइड स्ट्रेटेजी इंप्लाइज स्टेइंग एज द फार फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल। अब दूसरी स्ट्रेटेजी है यहाँ पर टू हाइड, यानी ऐसी चीजें इंप्लाइज करना जिससे हम क्या कर सके कि जो डोमिनेंट पावर्स है उनसे हम दूरी बना के रख सके जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। एंड इट मे बी पॉसिबल दैट वेरियस चैलेंजेस टू अकर, अब देखो ये पॉसिबल भी हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस पैदा हो, ठीक है, फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर इन द फॉर्म ऑफ देयर राइटिंग्स, और वो भी कहाँ से, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी किस फॉर्म में, उनकी राइटिंग्स में, उनके एक्सप्रेशन में, टू मोल्ड द माइंड ऑफ द पीपल, और वो क्या कर सकते हैं, जो लोगों का माइंड है उनको वो मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम जो हैगमनी है उसको काबू कर सकते हैं, ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द this lecture. I hope everything is clear to all. If you have any doubt तो comment section में आप अपने डाउट लिख सकते हैं. Till then, goodbye and don't forget to subscribe our channel and hit the like button. Hello everyone, my name is Manish and today we are going to start second lecture of End of Bipolarity Part A, Contemporary World in Politics.